Thank you very much, Daryal Saab, for accepting our invitation. And we do look forward to being educated today, enlightened today, and empowered today on the Rights for Persons with Disability Act. And we believe that you get a much clearer understanding of what this act's all about. Very often, acts are written in very legalistic language, and the common man finds it difficult to understand its implication. So there's no one better than you to come amongst us and kind of speak at length about the act. So over to you, Daryal Saab. English and Hindi would be the language that you could use. Don't get into Telugu or Malayalam. That will be difficult. It will take me a few years to learn them, these languages. Anyway, thank you so much, Mr. George and SCORE Foundation. And I'm so happy that you have started this kind of program to inspire people, to inform people with visual impairment across the country, or in fact, it could be across the world, about the disability issues. Not only disability issues, I remember you have always been saying, why do you call, why people call people with disabilities only when there is a program on disability. So it is actually not mainstreaming. If you were to mainstream people with disabilities, then you would have to include them everywhere, whatever it may be. So persons with disabilities, visually impaired people are equally competent, equally knowledgeable, equally inspirational speakers or whatever. This is a great opportunity for me to be sharing whatever I know, if I can. And I'll definitely love to have lot many questions during the जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसमें मैं जो भी इसके सवालात होंगे जो अपनी पूरी क्षमता के अनुसार उसको जवाब दूंगा, उनका क्लैरिफिकेशन दूंगा. तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. मेरे ख्याल से एक तो ये है कि मैं ये बता दूं, ये प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं, आईवे जो एक प्रोग्राम को कर रहे हैं, वो प्रोग्राम इंफॉर्मेशन के लिए है, लेकिन एक मैं उससे इसको राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, दिव्यांगजन अधिकार से भी 2016 से भी जोड़ रहा हूँ. उसमें एक प्रावधान है कि गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अवेयरनेस कैंपेन चलाए, स्टेट कमिश्नर या चीफ कमिश्नर से के साथ बात करके वो डिसेबिलिटी जो प्रावधान है, दिव्यांग व्यक्तियों के जो अधिकार हैं उनके बारे में जानकारी दें, ताकि उनके अधिकारों का प्रोटेक्शन हो सके. इसमें केवल इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, उनका जो जिनको बोलेंगे प्राइमरी स्टेक होल्डर्स, फिर ऑल द अदर स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हों, गवर्नमेंट के कर्मचारी हों, या जजेस हों, या लॉयर्स हों, या डॉक्टर्स हों, या सिविल सोसाइटी हो, एनजीओज हो, इस जो सेक्टर में काम करें या नहीं भी काम करें, कॉर्पोरेट से सभी में ये हमने अवेयरनेस बढ़ानी आवश्यकता इसकी आवश्यक है. हमारा सेक्शन 39 जो है वो हमें बोलता है कि भाई सेक्शन ये एक मैंडेटरी प्रावधान है. मैंडेटरी प्रावधान होने का मतलब ये है कि आपको ये करना ही है, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, कोई कंडीशनलिटीज नहीं है. सो इसलिए IWAY and SCORE Foundation, whatever, this program actually is aiding the government, complementing the government's duties. This, in fact, this kind of programs should be sponsored by the government. This is actually the duty of the government to create this kind of awareness, and you are doing it. It is really great. So, दूसरी बात ये है कि अगर आपने किसी भी सोशली बेनिफिशियल लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट करना है तो सर्टेन कुछ चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए. अगर मुझे अपने राइट को प्रोटेक्ट करना है, राइट को मांगना है, अपना अधिकार को मांगना है, तो मुझे कुछ चीज़ें उसके बारे में पता होनी चाहिए. अधिकार क्या है वो पता हो,
नंबर अवेयरनेस जो है, और दूसरा ये है कि ये अधिकार मुझे कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। दो चीजें बहुत जरूरी है, कहाँ मिलेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है, और कैसे मिलेगा, ये बहुत जरूरी है। तो ये डिसेबिलिटी एक्ट जो है, पर्सन विद डिसेबिलिटी में जितने भी प्रावधान है, अधिकतर प्रावधान स्टेट सब्जेक्ट में आते हैं। इसका मतलब हो गया स्टेट कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ आप रहते हैं, या वो एजुकेशन हो, वो हेल्थ हो या एम्प्लॉयमेंट हो, जो भी हो, या स्किल डेवलपमेंट हो, रिहैब हो, स्टेट सब्जेक्ट है। ऑफ कोर्स सेंटर के भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सब डिफाइंड है, बट बेसिकली इट इज स्टेट सब्जेक्ट। तो देन एक ये है कि कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से मतलब जनरली लोग सोचते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ही करेगा। नो, इट इज क्रॉस सेक्टोरल, क्रॉस डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट का प्रावधान है। कोई मैं अक्सर मैं सोचता हूँ कि जैसे अर्थ साइंसेज वाली जो हमारी डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, क्या वो कोई सरोकार उसका पर्सन विद डिसेबिलिटी से है? आंसर इज यस। उनको भी बहुत सारी चीजें, एक्सेसिबिलिटी को ले लीजिए, अपनी इंफॉर्मेशन को ले लीजिए, उनकी वेबसाइट को ले लीजिए, उसका एक्सेसिबिलिटी ले लीजिए, लोगों का एम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, डिस्क्रिमिनेशन ले लीजिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी की बात बोल लीजिए, तो सब कुछ उनको भी एप्लीकेबल है। एवरीबडी इज हैज टू इम्प्लीमेंट इट। तो इसलिए ये चीज जानना जरूरी है, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। और जो की एम्पावरिंग टूल्स मैं समझता हूँ, वो जैसे मैंने कहा, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेसिबिलिटी, चाहे वो फिजिकल एक्सेसिबिलिटी हो, इंफॉर्मेशन हो, कम्युनिकेशन हो, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ। उसके बाद में जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, चाहे पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट है, वो अपना रास्ता ढूंढने में सक्षम होगा। आपने जॉर्ज साहब ने बोला एम्पावरिंग, दीज आर द थिंग्स व्हिच विल एम्पावर। अगर मुझे अवेयरनेस है, मुझे जानकारी है, तो ये सब चीज़ एक्सेसिबिलिटी है, मुझे अपॉर्चुनिटी आप दें, तो फिर आप भले मुझे ज़्यादा एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो सिविल सोसाइटी की है, गवर्नमेंट की है, हम सब की है, सिटीजन है। सो इसके लिए तीन चीज़ें अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव दिस। कैसे मिल सकता है, कैसे ये चीज सुनिश्चित कर सकते हैं? अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट मैं क्वालिटी एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए समझता हूँ कि अगर मुझे आप एजुकेट कर दें तो मैं अपना रास्ता खुद अपने आप ढूंढूंगा, मैं इंक्लूजन अपना खुद कर लूंगा। ये अगर आप नहीं कर पाएंगे, एजुकेशन नहीं होगी, तो मैं कहीं पहुंच नहीं पाऊंगा। अपॉर्चुनिटी भी मैं क्रिएट कर दूंगा, आई विल फाइट फॉर इट, आई विल डिमांड फॉर इट, आई विल यूज द मैकेनिज्म्स, वेरियस मैकेनिज्म्स। सो इस सब के लिए अगर मैं देखूं तो तीन चीजें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं। कोऑपरेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, आई हैव टोल्ड यू द डिफरेंट स्टेक होल्डर, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनका कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। आपस में इनका कोऑर्डिनेशन जो सबसे चैलेंज, ठीक है, हमारे देश ही में नहीं, पूरे संसार में ये कोऑर्डिनेशन जो समन्वय है अलग अलग डिपार्टमेंट में, मेरा दायां हाथ क्या कर रहा है, बायां हाथ को पता नहीं है, नो दिस। तो इससे और इन सबको सबका अलग अलग स्कीम गवर्नमेंट की होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की होती है, स्टेट गवर्नमेंट की होती है, पंचायत की होती है, अगर उनकी कन्वर्जेंस हो जाए तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीन चीजें है, उसमें कंट्रीब्यूशन पर्सन विद डिसेबिलिटीज, पर्सन विद ब्लाइंडनेस, पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट भी कर सकते हैं इसके एडवोकेसी के द्वारा। अगर आप एडवोकेसी करें, एडवोकेसी करके लोगों को समझाएं कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट, शायद बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। अब मैं बोलूँ, डिसेबिलिटी स्पेसिफिक लॉज हमारे देश में 4 हैं। ये राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, विस्तृत में बात करेंगे, ये है। देन वी हैव the RCI, Rehabilitation Council of India Act, we have National Trust Act and Mental Health Care Act। तो ये सब चारों एक्ट डिसेबिलिटी स्पेसिफिक है। हालांकि एवरी सोशली बेनिफिशियल लेजिस्लेशन और एनी अदर लेजिस्लेशन इन द कंट्री इज एप्लीकेबल is to the people with disabilities also। तो ये जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, इसके बारे में हमने जानना है, और एक्ट के बारे में किसी को कुछ पूछना होगा तो यू आर वेलकम। और ये एक्ट के बारे में सोचने से पहले हर व्यक्ति के दिमाग में, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ, चाहे कोई सरकारी अफसर हो, कुछ है डिपार्टमेंट हो, एक चीज जरूर होनी चाहिए कि ये एक्ट को क्यों बनाया गया है,
ये एक्ट को टू गिव इफेक्ट टू यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। वो कन्वेंशन जो इंडिया ने साइन किया है, रेटिफाई किया है। रेटिफाई का मतलब हम अपने जो डोमेस्टिक लॉज हैं उनको हार्मोनाइज करेंगे, उसके अनुसार बनाएंगे। वो अनुसार, उसके अनुसार बनाने के लिए हमारा ये 95 का जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था उसको रिपील करके ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को लाया गया। तो ये जो यूएनसीआरपीडी को इम्प्लीमेंट करने का बेसिक चीज, अब उसके आधार किस आधार पे है, उनके प्रिंसिपल्स क्या है, क्या सिद्धांतों पे बना हुआ है। वो सिद्धांत दो तीन चीजें, बहुत सारे सिद्धांत है, 8-9 है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, बेसिक इनहेरेंट डिग्निटी जो मनुष्य की है, उस चीज को उस चीज पे आधारित है। हमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन इसमें है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होना इन द सोसाइटी। एंड दूसरा एक बहुत ही बड़ी चीज जो मैं समझता हूँ वो ये है कि एक्सेप्टेंस ऑफ द डिफरेंस। अलग अलग किस्म के लोगों, किसी के नहीं, दो व्यक्तियों का नाक एक सा नहीं होता, दो व्यक्तियों के आंख एक से नहीं होते, दो भाइयों के नहीं होते, दो बहनों के नहीं होते। सो इसलिए जो डिफरेंस है हमारे उसमें, उसको एक्सेप्ट करना एज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमको मीन्स कोई स्पेशली इसको हम उनको कहना न पड़े, उनको कहने की आवश्यकता न पड़े। हमने इनके लिए स्पेशली एबल्ड क्यों बोला है, differently able क्यों बोला है? Yes, they are persons with disabilities, that's okay. I'm a person with say gray hair, that's it. So ये मुझे लगता है कि जैसे आप दिव्यांग बोले या जो भी बोले, एक तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि हम ये जाने। और सुप्रीम कोर्ट की दो जजमेंट्स हैं जो बहुत ही रेलेवेंट हैं, जिसमें उन्होंने राइट टू लाइफ को बोला था। राइट टू लाइफ जो जीवन का अधिकार है, उन्होंने बोला आर्टिकल 21 में, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये बोला था कि साहब कोई एनिमल एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं है। राइट टू लाइफ का मतलब ये है नहीं कि आप जिंदा रखो आदमी को, इतना नहीं है व्यक्ति को, लेकिन जो भी जिंदा रहने के लिए, एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए जो भी जरूरत है वो चीजें सुनिश्चित करनी चाहिए सरकार को। ये सरकार मीन्स स्टेट को। एजुकेशन है, गुड हेल्थ है, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे एक्ट को, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को अगर आप पढ़ेंगे, जैसे हम बात करेंगे, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सो इसलिए इस चीज का ज्ञान मुझे होना चाहिए, ये मेरे अधिकार हैं। और ये अधिकार एक बहुत बड़ी ये विडंबना ये है कि अधिकार है तो, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं होता, ठीक है ना। इम्प्लीमेंट नहीं होने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो यह है कि मुझे अपने अधिकार के बारे में पता नहीं, दूसरा जो मुझे अधिकार देने वाला है, जो राइट, एक राइट होल्डर है और एक जो राइट देने वाला है, वो उन लोगों को मेरे अधिकार के बारे में पता नहीं है। तो इसलिए अवेयरनेस की बात जरूरी है, और मुझे भी पता होना चाहिए कहाँ से कैसे मिलेगा राइट जगह पे। कभी कभी क्या होता है, महीनों सालों गुजर जाते हैं ये उस कंप्लेन, उस रिप्रेजेंटेशन को उस व्यक्ति पर, सही व्यक्ति तक पहुंचने में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये एक्ट में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें नोट करने वाली बात है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, विकलांग व्यक्ति की जो परिभाषा है उसको चेंज किया है। पहले वो मेडिकल जो था, अप्रोच था, उसके अनुसार उस डेफिनेशन को बनाया था। अगर मेरा कोई एम्पेयरमेंट है, मेरे आंख नहीं है, मैं आंख देख नहीं सकता, तो वो जो आंख नहीं देख सकने वाली बात है वो मुझे, इसलिए मुझे विकलांग बोलते थे। आज वो नहीं है, वो मेरा इम्पेयरमेंट है। उस वो डेफिनेशन पर्सन विद डिसेबिलिटी, यही मैं जो पैराडाइम शिफ्ट लोग बोलते हैं, पैराडाइम शिफ्ट यही है। अगर ये डेफिनेशन नहीं चेंज होती तो शायद पैराडाइम शिफ्ट नहीं कहलाता मेरे अनुसार, मैं समझता हूँ यही है। तो वो बोलते हैं कि मेरा इम्पेयरमेंट है आँख का या पैर का, मैं नहीं चल सकता, या सॉरी मेरा हाथ नहीं है, मेरा पैर नहीं है, मेरा आँख में देख नहीं सकता, तो ये मेरा इम्पेयरमेंट है। उस इम्पेयरमेंट की वजह से जब मैं खुले वातावरण में जाता हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैं अपनी जो पूरी क्षमता है
पूरी एबिलिटी का, मेरी कैपेबिलिटी उसके अनुसार काम नहीं कर पाता. I cannot participate, I cannot work to the best of my capability. So this is where the environment makes me disabled. This is the definition. So मैं disabled नहीं, प्रॉब्लम आपके साथ है. अगर मैं हियरिंग इम्पेयर्ड हूं, आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम इज योर्स, नॉट माइन. मैं देख नहीं पा रहा हूं आज मल्या, मैं अपना स्क्रीन में पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन करता रहता और इतनी छोटे शब्द आवाज में बोलता, तो इट वुड बी मीनिंगलेस फॉर पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट. तो छोटे छोटे, इसीलिए मैंने इसका ये जो रखा था कि डीमिस्टिफाइंग आरपीडब्ल्यूडी एक्ट. कौन सी इतनी बहुत बड़ी चीज है, छोटी छोटी चीजें हैं कि आप मुझे दीजिए. इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. बहुत साल पहले, 10 साल से या 12-13 साल हो गए हैं, गोपाल कृष्ण तिवारी का नाम बहुत सारे जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे लोग हैं, इधर लोग हैं, सबको पता होगा. मध्य प्रदेश के IAS अफसर हैं और उनका सिविल सर्विसेज में बहुत ही एक मॉडेस्ट परिवार से आते हैं यूपी में. वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन उन्होंने दिया. आप सबको, आई डोंट नो कितने लोगों को पता है कि उनका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था. कोई टेक्नोलॉजी किसी ने उनको नहीं दी थी कि ये इकोनॉमिक्स में आपको समझने के लिए, इकोनॉमिक्स में एक्सप्लेन करने के लिए ये करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा. वो स्क्राइब को बोलते थे. तो मैंने पहला, तो उनको अच्छी मेरिट होने के बावजूद वो सर्विस IAS नहीं मिल रही थी. तो तब बात चली, हमने DOPT से बात किया, तो उनको मैंने कहा क्यों मना कर दिया. तो दे सेड लुक, एज पर द आइडेंटिफाइड पोस्ट, जो हमने पोस्ट आइडेंटिफाई करी, उनकी रिक्वायरमेंट है, एज पर देम दोज दैट लिस्ट, ए पर्सन शुड बी एबल टू रीड एंड राइट. A blind person cannot read and write. But then when I called this boy, Gopal came to my office. I said, make a small representation. I said, how do you tell your scribe to draw a curve, not a straight curve, but there is a term, this thing called oligopoly. उसका कर्व ऐसे ऊपर जाता है फिर नीचे आता है इकोनॉमिक्स में. तो ही सेट तावे का तार वो अपने जेब में रखते हैं और वो अपने स्काइप को बताते थे कि भाई ये करीब करीब इस तरह से होगा. So this is how, you know, on his own he will find his way. I'm saying you give an opportunity to the person. That is why I have linked. So ये करने के बाद में a small representation of maybe 10 lines that I read my way, I write my way, you write your way, you read your way, and therefore I'll be able to read and write. Give me IAS. And so based on that, he was given IAS. And of course, it took time. 5-7 महीने लगे. फिर उसके बाद में वो मध्य प्रदेश कैडर में चले गए, ट्रेनिंग के लिए चले गए, सब कुछ हो गया. आज बहुत सारे, उससे पहले भी ऑफ कोर्स ब्लाइंड लोग थे, लेकिन उनको बहुत कठिनाई ये आई थी. तो ये जो मैं कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें पर्सन विद डिसेबिलिटी का डेफिनेशन जो है ना, जो वातावरण में प्रॉब्लम है उसके, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज नॉट विद द पर्सन. You have to give opportunity, you have to ensure the equal opportunity, give level playing field to them, there is no problem. Then दूसरा एक होगी definition of person with disability. So इसलिए इसके इस definition के अनुसार अगर किसी की disability 40% से कम भी है तो उसको आज की डेट में हम पर्सन विद डिसेबिलिटी बोलेंगे. उनको कुछ अधिकार प्राप्त होंगे. देन वी हैव पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो 40% या उससे ज़्यादा होंगे, उनको रिजर्वेशन या जनरली फाइनेंशियल बेनिफिट आप देखेंगे वो मिलेंगे उनको. एंड देन पर्सन्स विद हाई सपोर्ट नीड, हमारे एक्ट में ये प्रावधान है कि जो हाई सपोर्ट वालों को विशेष कुछ और भी जरूरत पड़ेगी, वो गवर्नमेंट ने मुहैया करनी होगी. इसके बारे में पता होना चाहिए. ये हाई सपोर्ट अगर किसी का है, वो हाई सपोर्ट किस तरह से उसको मिलेगा. उसके लिए एक बोर्ड होता है, बोर्ड एग्जामिन करेगा कि आप को हाई सपोर्ट की ज़रूरत है, क्या हाई सपोर्ट की ज़रूरत है, वो हाई सपोर्ट को कौन देगा, सरकार देगी या नहीं देगी, आप जिस जहाँ काम कर रहे हैं वो देगी कि नहीं देगी, वो अभी हमारे वहाँ ये पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. इसमें
हर स्टेट में अभी बोर्ड नहीं बना है, हर स्टेट में वो बोर्ड काम नहीं करना शुरू किया है। इनफैक्ट किसी भी स्टेट में बोर्ड ने काम करना शुरू नहीं किया है आज की अभी तक। दिल्ली में मेरे पास एक स्टेट कमिश्नर एक केस था जिसमें हाई सपोर्ट की एक किसी पुलिस कांस्टेबल लेडी ने अप्लाई किया था। उसको कोई मना तो नहीं करना नहीं देंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास सिस्टम, हमारे पास उसकी व्यवस्था नहीं करी है। देयर इज नो मैकेनिज्म टू एक्सेप्ट फॉर दैट बोर्ड। बोर्ड बना दिया दिल्ली में बिकॉज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बट दैट इज नॉट फंक्शनिंग। दूसरा चीज़ है, हमें ये इम्पोर्टेंट है, एक हमारे एक्ट में पब्लिक सर्विस, जो कोई भी पब्लिक सर्विस है या पब्लिक बिल्डिंग है, these have to be accessible and these are time bound. Within 5 years of notifying the rules, you have to make buildings accessible. 2 years you have to make every service accessible. Now कोई भी सर्विस आपका किसी कोने में जाकर के किसी कॉर्नर में ये है क्या बोलते हैं, साइबर कैफे है। साइबर कैफे एक्सेसिबल है कि नहीं है? एक्सेसिबल फॉर ए व्हीलचेयर यूजर, एक्सेसिबल फॉर ए ब्लाइंड पर्सन। आई वॉन्ट मैं तो उस हद तक ले जाऊंगा इसको कि इफ यू वांट टू हैव ए साइबर कैफे देन यू मेक मी एवरीथिंग अवेलेबल। योर सिस्टम शुड सपोर्ट माय सॉफ्टवेयर सो दैट आई कैन सी, आई कैन यूज द वेबसाइट इंफॉर्मेशन। जरूरी नहीं कि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए लैपटॉप के पास लैपटॉप होगा। मुझे अगर आपने वो दुकान खोलनी है तो इट हैज टू बी एक्सेसिबल, कम्युनिकेशन एंड ऑल दिस। ये जो 2 साल के अंदर होना है, तो ये 2 साल ऑलरेडी 2019 में हो चुका है, हो जाना चाहिए था ये चीज़ें। अब इसका ज्ञान अगर मेरे किसी से विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति को पता होगा तो वो जाकर के किसी भी अथॉरिटी को डिमांड कर सकता है। डिमांड करेंगे, ये नियम बताएंगे और इसमें प्रावधान है पेनल्टी का, जिसके बारे में भी चर्चा हो रही थी, इतने दिनों से चर्चा हो रही थी, तो अपने आप उसको ये चीज़ें आसानी से मिलेंगी। आप लोग को पता है कि 21 किस्म की डिसेबिलिटीज़ हैं और उसमें से अगर मैं विजुअली इम्पेयरमेंट को बोलूं तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हुआ है, ब्लाइंडनेस और लो विजन ही है। बट द डिफरेंस इज earlier the definition of low vision was blindness was different, today it is different. To be a person with blindness, the people will have to with greater loss of vision, greater vision loss, with greater vision loss than earlier, than before this act would be called a person with blindness, otherwise no. So जो पहले ये बोलते थे कि अधिकतर जो जॉब्स हैं, अधिकतर जो काम हैं वो 1% में से लो विजन लोगों को चला जाता है, वो अभी उतना थोड़ा सा उसमें बैलेंसिंग होगा। देन एक इम्पॉर्टेंट बात है, केवल 3-4 सेक्शंस को छोड़ करके एवरी सेक्शन, एवरी प्रावधान, एवरी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इज मैंडेटरी। जब मैं ये मैंडेटरी बोलता हूँ तो ये इट मीन्स इट इज सेल्फ इफेक्चुएटिंग। सेल्फ इफेक्चुएटिंग मीन्स कोई भी अथॉरिटी ये नहीं बोल सकते कि सब रूल नहीं बने, गाइडलाइन नहीं आई, किसी ने हमको इन्फॉर्म नहीं किया इसलिए हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। नो, बिकॉज इट इज मैंडेटरी, इट इज योर ड्यूटी, you should have found out. So this is no excuse. So people can be taken to task now. The authorities, the right holders, I mean the people who are responsible to implement those things. इसके अब मान लिया आपके राइट नहीं मिलते हैं, राइट नहीं मिलता है किसी का, तो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन व्हाट शुड दे डू? They have we have a mechanism in this act, RPWD एक्ट में एक मैकेनिज्म है इसका, ग्रीवांस रिड्रेसल का। एक है स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, देन वी हैव स्पेशल कोर्ट्स, एंड देन वी आल्सो हैव ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर। हर डिपार्टमेंट, हर इस्टेब्लिशमेंट, जब मैं इस्टेब्लिशमेंट होता है, हर गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट्स, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट एंड प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट। पहले प्राइवेट कोई भी जो प्रावधान था 95 एक्ट का, वो प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट को लागू नहीं होता था, इसलिए उसमें एक ही इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन दी थी, जो कि गवर्नमेंट। लेकिन अब बहुत सारे प्रावधान इस एक्ट के जो है वो प्राइवेट
दुकानदार, मैं बोला जलेबी शॉप वाले को भी एलिजिबल होगा, आई मीन दैट एप्लीकेबल होगा. सो देयरफॉर इन दिस एक्ट दे हैव डिफाइंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट एंड government establishment. So there are certain provisions which are applicable to them. So we have grievance redressal officer in the government department. Equal opportunity policy, every establishment means private establishment, any organization which is having 20 or more employees will have to have a well-defined इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी मेंशनिंग कौन सी फैसिलिटीज आप पर्सन विद डिसेबिलिटी को दे रहे हैं, क्या जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए क्या आप फैसिलिटीज दे रहे हैं, वो सब उसको डिटेल आपको देना पड़ेगा. कितने लोग आपके पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, किस डिसेबिलिटी के हैं, ये सब डिटेल उनके पास होना पड़ेगा. और आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट में उनके साथ. तो ये बहुत बड़ा एक अच्छा प्रावधान है हमारे पास. देन हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको एस्टेब्लिशमेंट में आपको ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर है. ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर उधर हो गया. देन उसके बाद स्टेट कमिश्नर और चीफ कमिश्नर बराबर पावर है और वो उसके एपेलेट अथॉरिटी नहीं है, ये बहुत क्लियर है. नाउ कोई भी ऐसे कंप्लेन है, कोई आपको लगता है एजुकेशन से रिलेटेड से इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रावधान है, एडमिशन का प्रावधान है या रिजर्वेशन का प्रावधान है, 5% सीट्स रिजर्व होनी है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में. माइंड यू बहुत सारे एक समस्या ये भी आता है डिप्लोमा में, सर्टिफिकेट कोर्स में रिजर्वेशन होगा कि नहीं, क्योंकि हायर एजुकेशन की. लेकिन हमने एक ऑर्डर दिया था मेरे उसमें कि भाई जो दिल्ली में ये था कि डिप्लोमा कोर्सेज का एडमिशन हो रहा था, तो उन्होंने रिजर्वेशन नहीं दिया क्योंकि उन्होंने जो एक्ट में देखा कि एक्ट में लिखा हायर एजुकेशन. साहब डिप्लोमा तो ITI तो हायर एजुकेशन नहीं है, हायर एजुकेशन तो BA आई मीन इन द यूनिवर्सिटी इट इज. सो देन उसके बाद में मुझे एक डॉक्यूमेंट, कोई रिपोर्ट MHRD की मिली बिफोर दैट हियरिंग. तो उसके आधार पे आई पास एन ऑर्डर सेड दैट एनीथिंग बियॉन्ड 10th matriculation is, and if it is technical course other than 12th standard regular course, all will be treated as that education, and therefore you will have to provide 5% seats will have to be reserved for persons. एक बात ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, वो 5% जो सीटें हैं रिजर्व होंगी वो 21 डिसेबिलिटीज के लिए है. लेकिन जब रिजर्वेशन इन जॉब 4% है तो 1% फॉर विजुअली इम्पेयर्ड मीन्स ब्लाइंड एज वेल एज लो विजन. ऐसा नहीं कि ब्लाइंड के लिए 0.5% है, लो विजन के लिए 0.5% है. 1% जो सीटें होंगी वो पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए होंगी. दोनों में बटेगा, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा, जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे वो उनकी मेरिट अलग से बनेगी. ये भी देखना, अक्सर लोगों को डिपार्टमेंट्स को पता नहीं होता, ये मोटे मोटे तौर पर ही है. अगर स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम है, कोई भी चीज़ बनता है तो गवर्नमेंट के लिए एक ये है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्किल डेवलपमेंट का अलग से आपको एक प्रोग्राम चलाना पड़ेगा उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए. दूसरा ये भी करना पड़ेगा कि जो यू विल हैव टू मेक एवरी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंक्लूसिव. You see, if anybody say if there is a coaching center, if there is a skill development center somewhere, so that skill development center will have to ensure that everything that is provided, whether it is teaching, whether it is learning, whatever it is, whether it is teaching material, reading material, this will have to be made accessible to people with visual impairment also. ऐसी कुछ केसेस हमारे पास से ये आए थे. इस एक्ट का यूज आप जगह जगह कर सकते हैं. जैसे ट्रांसफर से रिलेटेड है, प्रमोशन से रिलेटेड है, या फिर एडमिशन से रिलेटेड है. और मेरे पास एडमिशन के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं सॉरी बहुत सारे ऐसे आपको जब मैं दिल्ली के स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल में खासकर देखता हूँ, मैंने प्रैक्टिकली सर्वे टाइप किया था, तो चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट पर्टिकुलरली ब्लाइंडनेस बहुत कम है. वो स्पेशल स्कूल में जाना चाहते हैं, उसका बहुत सारे पढ़ते हैं. और लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर स्कूल में पढ़ रहे हैं, एंड दे हैव डन. जॉर्ज
is one of those examples who has done excellent, and right from the beginning, I think he was in the regular school. So if ultimately after 12th after 12th या after 10th तो आदमी को जाना ही है, तो पहले से क्यों नहीं आप शुरू करते? उधर अगर पढ़ सकते हैं, उधर अगर आप एक्सेल कर सकते हैं, तो इधर क्यों नहीं करेंगे? कर रहे हैं, बहुत सारे हैं। आपका डीपीएस से वो लड़के का नाम है सानी, कार्तिक सानी, तो वो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। तो उसके दादाजी ने, जब वो 9वीं में पढ़ रहा था, तब से मेरे वहाँ, तब मैं डिप्टी चीफ कमिश्नर था इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तब से उन्होंने शुरू कर दिया कि ही वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, एंड देयरफॉर आप सीबीएसई को बोलिए ये चेंज करें, पूरा सिलेबस चेंज करें, करिकुलम चेंज करें, एग्जामिनेशन सिस्टम चेंज करें। उसके बाद में जैसे वो 10वीं में पहुंचा, उन्होंने ही स्टार्टेड रिप्रेजेंटिंग कि जो जेईई का एग्जाम है, आईआईटीज, इनको ये करना। तो वो लाइक ही न्यू वेयर टू गो, and these all things the IT fellows came, and then they revised, they experimented it once or twice, 2 years. So these things were somehow secured by these people, and I have given you the biggest example, smaller, and even मुझे एक कभी-कभी ये लगता है कि I have found visually impaired people very well informed about their rights, well informed about the procedures. Like in Delhi, I see जो कनॉट प्लेस में जो छोटा मोटा काम भी कर रहे हैं, they know where to go, where to file a case. But there are many people who do not know. बहुत सारे, उसके मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में a student who is doing masters, that boy did not know that there is a scheme of Ministry of Social Justice and Empowerment for scholarship for higher education. उसके बाद जैसे उनको पता चला, that boy came to my office, he knew about it, he applied for it, he started getting scholarship. So इनकी जानकारी होना एक बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आंसर कब से शुरू होना है वो मुझे आप बता देंगे। इसके अलावा अगर रिजर्वेशन में बोलूं, रिजर्वेशन 5% reservation for persons with disabilities is to be given in any allotment of land for any business, housing, or any poverty alleviation scheme. That is also very important. Besides that, NHFDC, National Handicap Finance Development Corporation, this is very important. I think, say for example, there are a number of beneficiaries. Say for example, in Delhi, former Chief Commissioner Mr. P.K. Pincha got a house allotted in Vasant Kunj from DD. That scheme, 1% of these, now it has to be 5%. पहले 1% से जो flats थे, these were to be reserved for persons with disabilities, and now it is 5. So कभी भी ऐसे स्कीम आए 5 का। Another example is very good example, although अभी हुआ नहीं, मैंने एक ऑर्डर उसमें पास किया है। There is a boy, visually impaired gentleman, blind gentleman in Haryana. He lives in Delhi, but he has a factory. He has a factory in Haryana. He wants to shift that factory to Delhi. And during this few years ago, the government took a decision that factory areas or whatever, these factories have to be shifted from residential areas to other, and Narela and other places. तो उनका कहना ये था कि look, there are so many, बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे जो खाली पड़े हैं, मुझे क्यों नहीं देती सरकार, दिल्ली सरकार। तो मैंने उसको एक फॉर्म में एक ऑर्डर दिया था कि भाई यस, गवर्नमेंट शुड make a policy and give it to you. Anybody who wants to come from anywhere in India, person with disability, you earmark certain plots if you have vacant plots. तो ऐसे encourage करना है, ऐसा business. He is having a very good business, I tell you. And one gentleman, elderly gentleman, supports him. He used to bring him to my office, and we pass an order. Let's see what happens. So there are a number of such cases.
then I think let me also talk about जो इतना चर्चा में था द पेनल्टी इस एक्ट में. अब मान लिया किसी व्यक्ति ने कंप्लेन किया, स्टेट कमिश्नर को कंप्लेन किया, स्टेट कमिश्नर या चीफ कमिश्नर ने अपना ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर में रिकमेंडेशन दे दिया, और वो रिकमेंडेशन का को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 महीने का समय गवर्नमेंट जो भी डिपार्टमेंट है उसने उसको दिया जाता है. 3 महीने के अंदर उन्होंने या तो उसको इम्प्लीमेंट करें, और दे से कि वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट इट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, दे शुड गिव रीजन फॉर इट. नाउ once that period is over, if they don't do that, then they have violated the provision. If you violate the provision, then section 89, which says anybody who violates any provision of this act or rule made thereunder, that person will be liable to be punished, fined 10,000 for first, then not less than 50,000 for the second, and which can be up to 5 lakhs. That is section 89. And if the similar any say violation is done by a company, that is section 90 says by a company, उस कंपनी का जो डायरेक्टर है, वो कंपनी का जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, that responsible officer will be punished at that time. Say as a government officer, if I had committed something and I am now retired, I cannot say चलो मैं रिटायर में पीछा छूटा. No, I will be punished. So that is what ये प्रावधानों को लाने के लिए हम लोगों ने, I was right from the day one, जब से कमेटी बनी ये RPWD एक्ट को बनाने में, उस कमेटी का मेंबर या जो भी करिए एज डिप्टी चीफ कमिश्नर इन्वॉल्व था राइट फ्रॉम बिगनिंग. सो ये सब चीजों को लाने के लिए, और बहुत सारे एक्ट्स में ये नहीं है कि भी कंपनी के डायरेक्टर को आप करेंगे ये. देन उसके बाद सेक्शन 92 है, 92A है, B है, और सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर किसी विकलांग व्यक्ति को कोई ह्यूमिलिएट करता है, इंटिमिडेट करता है, डराता धमकाता है, तो उसको सजा है. So now and then you have section 93, which says that if anybody doesn't provide the information or the documents, anybody means any authority, it could be a department, it could be an officer, it could be a court, lower court. मेरे पास तो दिल्ली में इतनी अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे पास I had on other side of the table the High Court, the Law Department, the Tax Department, the lower court. There was a case, I passed an order in that also, some Tisari court. So anybody could be there. So वहाँ पे अगर वो information नहीं दे, तो then there is a provision for fine. So provision of fine per day 1,000 rupees for delaying the information. In RTI it is 250 rupees per day. तो इन चीजों ये प्रावधान है. अब मान लिया वो नहीं किया उन्होंने, तो चीफ कमिश्नर और द स्टेट कमिश्नर passes an order. उस फाइन को लगाने के लिए चीफ कमिश्नर, स्टेट कमिश्नर्स आर नॉट competent. The person with disability will have to go to the special court, and in the special court the special prosecutor will fight the case on behalf of the person with disability. Special prosecutor has to be appointed by the state government. Now in most of the states, the special court have not been designated, prosecutors have not been appointed. In Delhi it took me about 1 year to finally get the special courts designated. Additional session judge 2 in every sessions court is the special court for persons with disabilities to try these cases. ट्रायल करके पनिशमेंट तभी दिया जा सकता है जब आपने गवर्नमेंट से परमिशन ले ली है. So this is a very, very long process to fine or actually imprison
a person who has violated this act. Very long process. It has to be shortened. It has to be, streamlined. In Delhi, of course, it took. Then ultimately, I had to pass an order. No, they asked me 1 month time. Give us 1 month time. I said nothing doing. Do it in 10 days. So unless you do like this, unless you implement at least the state commissioner, the chief commissioners pass orders, and in fact they have to be ruthless. I'm telling you. My approach is just educate people first during the hearing, educate them, tell them this is your fault, this is what you have violated, this is what the rule is. If you do this, this is the remedy. If you do this in 10 days, I am going to close the case. If you don't, then I am going to recommend. So, so all these things are very important. I think here I will stop.